बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है तो ओके लिख के सेंड कर दें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अगर आवाज़ आ रही है तो सेंड कर दें ओके लिख के। चलें जी, आज का हमारा लेक्चर जो है वो OSI मॉडल है, उसी की लेयर्स को हम कंटिन्यूस करेंगे, उसी को हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा जी, OSI मॉडल की कितनी लेयर्स हैं? 7। गुड। नाम याद है किसी को? फर्स्ट लेयर का नाम? जी ठीक है जी, फिजिकल लेयर हो गई। ओके, सही है। तो लास्ट वन लेयर का क्या नाम है? सॉरी, हमारे पास 7 लेयर्स हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। जी, हमने देखा था कि हमारे पास जो है ये एप्लीकेशन लेयर जो है ये यूज़र एंड पे यूज़र के साथ इंटरेक्ट करती है, और जो फिज़िकल लेयर है ये हमारे पास फिज़िकल मीडियम के साथ इंटरेक्ट करती है। सो हमने कल एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर को हमने कल पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे सेशन लेयर से, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज हम इस जो हमारे पास लेयर्स हैं इनको कम्प्लीटली पढ़ लें। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास सेशन क्या है? कल भी मैंने बताया था, सेशन हमारे पास जब एक यूज़र, अच्छा ये आपकी आसानी के लिए हम आज इसको फिर रिपीट कर देते हैं कि अगर आपने इनका सीक्वेंस जो है वो याद रखना हो तो आप रख सकते हैं ऑल पेपर सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। कि अगर आप एक स्टेटमेंट जो है वो जहन में रख लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट हमारे पास सेशन है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिर फिजिकल लेयर। सो बच्चे, हमारे पास ये सीक्वेंस याद रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर सॉरी, क्योंकि अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं कि जी लेयर नंबर 7 को या लेयर नंबर 3 है उसको आप एक्सप्लेन करें। ये सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चे, ये हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 86 से आज हम पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सो सबसे पहले भी हम देख लेते हैं 86। सो हम सेशन की बात कर रहे हैं। सेशन क्या है? बेसिकली किसी यूज़र का नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनने से लेकर कनेक्शन टर्मिनेट होने तक। कनेक्शन जब बनेगा तो ही यूज़र, जिस यूज़र का कनेक्शन बनेगा वो डाटा एक्सेस कर सकता है या अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है या डाटा रिसीव कर सकता है, और डाटा रिसीव होने के बाद सेशन लेयर उस कनेक्शन को टर्मिनेट करेगी ताकि दूसरे जो सॉरी जो दूसरी डिवाइसेस हैं वो डाटा सेंड कर सकें। सो ये काम है सेशन लेयर का। मेन के सेशन लेयर क्या करती है? यूज़र का कनेक्शन बनाती है, जो यूज़र का कंप्यूटर है या जो क्लाइंट कंप्यूटर है इसका कनेक्शन बनाती है जिससे डाटा एक्सेस किया जाना है।
वो कोई सर्वर कंप्यूटर हो सकता है, वो होस्ट कंप्यूटर हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं लाइक हम स्पेसिफिक वर्डिंग भी हम कंप्यूटर्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रिमोट कंप्यूटर हो सकते हैं हमारे पास जिनसे हम डाटा एक्सेस करते हैं। सो सेशन लेयर क्या करती है? सेशन लेयर एस्टेब्लिशेस, मैनेजेस एंड टर्मिनेट यूज़र कनेक्शन, यानी कि ये यूज़र का कनेक्शन बनाएगी, उसको मैनेज करेगी कि डाटा मेक श्योर करती है कि डाटा सक्सेसफुली जो है वो एक कंप्लीट टाइम पीरियड के दौरान डाटा जो है वो सेंड हो गया है, और फिर कनेक्शन को टर्मिनेट करती है। सेशन क्या है? अ सेशन इज अ एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन कंप्यूटर्स, और ये यूज़र के टास्क को सिंक्रोनाइज भी करती है। अब हम ये कह सकते हैं कि सेशन लेयर इस बात को यकीनी बनाती है कि सेशन उस वक्त तक ओपन रहे जब तक तमाम डाटा जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। फिर उसके बाद जो सेशन है उसको फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाता है ताकि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम है, जो एक टाइम स्पेसिफिक अलॉट किया गया है, उससे ज़्यादा वो टाइम ना ले, बिकॉज हमने जैसे देखा था कि एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, तो वो बार में भी एक हमारे पास बैकबोन हो जिसको यूज़ किया जा रहा है। सो सेशन जो है उसका अगर स्टार्ट किया है तो उसका टर्मिनेट होना भी ज़रूरी है। और ये जो सेशन बनाती है उसको मैनेज करती है और टर्मिनेट करती है, तो ये किसके थ्रू करती है? ये नेट बायोस के थ्रू करती है। नेट बायोस हमारे पास बेसिकली क्या है? बेसिक नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जो कि सेशन लेयर को इस काबिल बनाता है ताकि वो सेशन को स्टार्ट करे, मेंटेन करे और क्लोज करे। तो स्टूडेंट्स, दो चीज़ें और भी सेशन लेयर बहुत यानी कि ये इसकी ड्यूटीज़ में आ जाती हैं। वो कौन सी हैं कि जी, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। इसको भी हम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। चेक पॉइंट्स को भी हम करते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन में चेक पॉइंट्स आ जाता है कि जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 1000 पेजेस जो है वो ट्रांसफ़र होने हैं, आपकी आसानी के लिए 1000 पेजेस जो है वो ट्रांसफ़र होने हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने चेक पॉइंट नहीं लगाए, चेक पॉइंट हमने अप्लाई नहीं किए, डाटा जो है वो 1000 पेजेस ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए हैं, और फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एरर आ जाता है 502 पे, तो क्या होगा कि पहले जो 502 501 पेजेस जो ट्रांसफ़र किए गए हैं वो हमें अगेन जो है वो हमें रीसेंड करने पड़ जाएंगे। सो सेशन लेयर क्या करती है? चेक पॉइंट जो है वो अप्लाई करती है। चेक पॉइंट किस तरह से अप्लाई करती है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1000 पेजेस हैं, तो फॉर एग्जांपल हर जो पेज है उसके ऊपर, हर 100 पेज के ऊपर चेक पॉइंट अगर लगा दिया जाए, और अगर फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू योर बुक, अगर फॉर एग्जांपल पेज नंबर 320 पे एरर आ जाता है, देन हमें वो रीट्रांसमिट सारे 1 पेज से रीट्रांसमिट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने चेक पॉइंट लगाया हुआ है, हमारे पहले 300 पेजेस सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो जो कंसीडर किया जाएगा अगेन रीट्रांसमिटिंग करने के लिए वो 301 से किया जाएगा। 1 से लेके 300 पेज तक वो रीट्रांसमिट नहीं होगा। मीन कि अगर एरर आ गई है, अगर तो आपने चेक पॉइंट नहीं लगाए हुए, तो मे भी हमें फिर दोबारा सारे के सारे पेजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। सो ये सेशन लेयर का काम है। अब हम देख लेते हैं कि इसके जो दो काम हैं, जो कि ऑथेंटिकेशन है और ऑथराइजेशन है। सर्वर सेशन बनाने से पहले, फॉर एग्जांपल यूज़र ने सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड की है, सर्वर जो है ये सेशन बनाने से पहले सबसे पहले वो चेक करेगा कि जो यूज़र है क्या वो वैलिड है या नहीं,
तो उसकी ऑथेंटिकेशन करने के लिए वो यूज़र का पासवर्ड या यूज़र नेम यूज़ कर सकता है। अगर तो उसका वो मैच हो जाता है तो उसको कनेक्शन जो है ये बनना यानी कि सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो यूज़र आईडी और नेम मैच नहीं करता तो सेशन स्टार्ट नहीं होगा। इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ। जैसे हम ईमेल जो है वो करते हैं, ईमेल अकाउंट अपना ओपन करते हैं, तो उसमें हमसे वो ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछता है। तो अगर हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच हो जाता है तो आप ये समझें कि हमारा एक किस्म का, मिसाल दे रही हूँ, हमारा एक किस्म का सेशन जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने ईमेल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा से अपने ईमेल अकाउंट को लॉग आउट भी हो सकते हैं। यानी कि ये तो एक आपके पास एग्जांपल। इसी तरह से अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो ये भी आपके पास एग्जांपल है। या डाटा सेंड कर रहा है एक कंप्यूटर, तो पहले सेशन क्रिएट होगा और फिर उसके बाद डाटा सेंड होगा। लेकिन सेशन तभी क्रिएट होगा अगर जो सर्वर है उसको ऑथेंटिकेशन उसकी ठीक हो जाती है, तो तभी वो सेशन आपके पास बनेगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सॉरी ऑथराइजेशन। ये ऑथेंटिकेशन की समझ आ गई आप लोगों को कि सेशन लेयर ये भी एक काम करती है। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इसको भी जहन में रखिएगा कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का काम भी सेशन लेयर करती है। जी बच्चे, ये ऑथेंटिकेशन की समझ आ गई आपको? ऑथराइजेशन में ये क्या मतलब, ऑथराइजेशन का क्या मतलब है? इससे मुराद वो अमल है जिससे सर्वर इस बात को यकीनी बनाता है कि कनेक्ट होने वाला कंप्यूटर जिस यानी कि जिस फाइल को वो एक्सेस करना चाह रहा है, जिस फाइल को वो हासिल करना चाह रहा है, क्या वो इस फाइल को एक्सेस करने की परमिशन उसके पास है या नहीं। मैं फिर बता देती हूँ, ऑथराइजेशन ये सेशन लेयर ऑथराइजेशन का अमल भी परफॉर्म करती है। यानी कि ऑथराइजेशन वो अमल है कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है मेरे पास, उसने ऑथेंटिकेशन उसकी हो गई है, अब वो क्या करना चाहता है, फाइल एक्सेस करना चाहता है। तो सर्वर उसको चेक करेगा कि क्या उसको इस चीज़ की परमिशन है, वो अथोराइज यूज़र या अथोराइज कंप्यूटर है या नहीं। तो इससे क्या मुराद है कि सर्वर इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि जो कनेक्ट होने वाला कंप्यूटर है वो जिस फाइल को एक्सेस यानी कि परमिशन तो उसके पास आ गई है पहले, लेकिन किस चीज़ की परमिशन के वो उस सर्वर को एक्सेस कर सकता है, वो तो ऑथेंटिकेशन में था, ठीक है। लेकिन अथोराइजेशन में इस चीज़ को देखा जाता है कि जो सिस्टम डाटा एक्सेस करना चाह रहा है, जिस फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है, क्या उस फाइल को एक्सेस करने की परमिशन उसके पास है या नहीं। और अगर उसकी ऑथराइजेशन नहीं, उसको तो वो मैसेज शो करवा देगा कि आपको एक्सेस जो है इसकी नहीं मिल सकती। आप फॉर एग्जांपल देखें, अक्सर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस इस तरह की होती हैं कि जो हमारे सिर्फ पाकिस्तान के लिए या कुछ एजुकेशनल मटेरियल इस तरह का होता है कि वो ये कहते हैं कि मीन कि अगर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, कहते हैं कि आपके एरिया में इसको एक्सेस नहीं दी जा सकती। सो सेशन लेयर ये दो काम भी करती है। ये दोनों स्टेप्स जो ऑथराइजेशन है और ऑथेंटिकेशन है, ये सेशन लेयर परफॉर्म करती है। और चेक पॉइंट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो सेशन लेयर में हमने क्या देखा कि सेशन लेयर सेशन स्टार्ट करती है, उसको मेंटेन करती है और उसको टर्मिनेट करती है। इसके अलावा वो क्या करती है, चेक पॉइंट अप्लाई करती है ताकि डाटा अगर कहीं पे नेटवर्क एरर आ गया है, डाटा सेंड होने में प्रॉब्लम आई है, ताकि हमें दोबारा से सारे का सारा डाटा जो है वो सेंड ना करना पड़े। और तीसरा मैंने आपसे कहा कि हमारे पास वो ऑथेंटिकेशन करती है और ऑथराइजेशन का काम करती है। सो बच्चे, सेशन लेयर की समझ आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। अच्छा जी, सेशन लेयर का आपको बता दूं, इसमें जो डिवाइसेस जो हैं ये जो इस्तेमाल की जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास है गेटवे। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, इसके कुछ टास्क हैं। ये कंट्रोल करती है डाटा के फ्लो को। इसके अलावा
ये इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि जो मैसेज है वो एरर फ्री डिलीवर हो गया है। मीन कि अगर कोई एरर आ गई है तो वो इस चीज़ को मेक श्योर करेगी कि डाटा जो है उसमें अगर कोई एरर आ गया है तो उसको रीसेंड किया जाए। ये हम ये कह सकते हैं ये सेगमेंटेशन करती है। ये स्मॉल पैकेट्स में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है, उनको हम कहते हैं सेगमेंट्स। और हर सेगमेंट में पोर्ट नंबर यानी कि जिस कंप्यूटर को डाटा सेंड होना है उसका पोर्ट नंबर और साथ में सीक्वेंस नंबर बता दिया जाता है कि किस सीक्वेंस से डाटा ट्रांसफ़र होगा। ये चीज़ें इनमें रखें कि इसके जो पैकेट्स बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि एफिशिएंट ट्रांसमिशन की जा सके। और डाटा को छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इन पैकेट्स में डिवाइड करने का मकसद ये होता है ताकि डाटा कहीं और ना जाए, डाटा डिलीवर हो, एरर फ्री हो। और उन पैकेट्स के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ होती है हमारे पास, उसमें पोर्ट नंबर होता है और इसके अलावा उसमें सीक्वेंस नंबर होता है। पोर्ट नंबर जो है ये बताता है कि सेंडर कंप्यूटर पोर्ट नंबर जब डिसाइड कर देता है यानी कि डिफाइन कर देता है कि किस कंप्यूटर पे जाके ये डाटा जो है वो एक्सेस होगा या किस कंप्यूटर को एक्सेस किया जाएगा। जैसे अगर हम गूगल पे एक्सेस कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल क्लाइंट जो है वो सर्वर को डिफरेंट पोर्ट नंबर होते हैं डिफरेंट साइट्स के, ठीक है। सो ये ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा, आप ये इस बात ध्यान में रखें कि इसमें जो सेगमेंटेशन होती है, सेगमेंटेशन में दो चीज़ें होती हैं हर सेगमेंट के अंदर जो कि ट्रांसफ़र किया जाता है नेटवर्क के ऊपर। उसमें पोर्ट नंबर होता है और सीक्वेंस नंबर होता है कि किस कंप्यूटर पे जाके डाटा जो है वो सेंड हमने करना है या कहाँ से डाटा हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। इसमें सेंडर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में पता है आपको याद हो हमने पढ़ा था कि डाटा सेंड भी किया जा सकता है और डाउनलोडिंग भी की जा सकती है, अपलोडिंग भी की जा सकती है। और दूसरा जो प्रोटोकॉल इसके अंदर यूज़ किया जाता है वो यूडीपी है। अच्छा, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है बच्चे, इसमें जो सेंडर है वो जब सेंड करेगा तो रिसीवर उसको रिस्पॉन्स भी कर सकता है। इसमें दूसरी फाइल्स या ट्रांसमिशन आसानी से या कनेक्शन बनाया जा सकता है। जबकि हमारे पास जो दूसरा है यूटीपी है वो है यूज़र डाटा प्रोटोकॉल है। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि डाटा सिर्फ सेंड ही किया जा सकता है और इसमें जो रिस्पॉन्स है लाइक इसमें सिर्फ हम फाइल सेंड कर सकते हैं और बहुत हाई स्पीड के साथ इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए हम फाइल सेंड कर सकते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमें मिलता है। These packets are reassembled, check for error and acknowledge at the receiving side। यानी कि सेंड करने से पहले उनको पहले पैकेट्स में जब सेंडर साइड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो उनको क्या करेगी, पैकेट्स में डिवाइड करेगी। और पैकेट्स में मैंने आपसे कहा था पैकेट्स में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास सॉरी पोर्ट नंबर है और दूसरा सीक्वेंस नंबर है। और जब जो रिसीवर साइड पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या करेगी, उन पैकेट्स को रिसीव करेगी और वापस उसकी असली शक्ल में लेके आएगी और चेक करेगी कि क्या उसमें एरर तो नहीं आ गया, कहीं रास्ते में डाटा ट्रांसफ़र होते हुए लॉस कुछ बिट्स जो है वो लॉस तो नहीं हुई, और एक्नॉलेज कर देगी, बता देगी कि डाटा हमें मिल चुका। इफ देयर आर एरर्स इन ट्रांसमिशन देन डाटा जो है वो रीट्रांसमिट किया जाएगा। सो ये तो थी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर और ये हमारे पास फोर्थ लेयर है OSI मॉडल के अंदर। जैसे देखिए ये मैंने आपसे कहा कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, सेगमेंटेशन करती है और फिर रीअसेंबली, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये सेंडर साइड पे भी होती है और रिसीवर साइड पे भी होती है। इसका मेन टास्क क्या है, डाटा एरर फ्री डिलीवर हो, दूसरा एरर को कंट्रोल करना और दूसरा काम इसका ये था कि सेगमेंटेशन करना। और सेगमेंटेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि इसमें हर सेगमेंट के अंदर पोर्ट नंबर होता है और सीक्वेंस नंबर मौजूद होता है। तो बच्चे ये ट्रांसपोर्ट लेयर की आपको समझ आ गई यहाँ तक?
नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क लेयर। दिस इज द फिफ्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल। अच्छा जी, OSI स्टैंड्स फॉर, हम OSI बार बार बोल रहे हैं, OSI का मतलब क्या है या स्टैंड्स फॉर? डेफिनेशन में आपसे नहीं पूछती। OSI स्टैंड्स फॉर नो। ये तो बच्चे आपने अपनी मर्जी की कर दी है इसकी एब्रीविएशन। जी ठीक है, शाबाश। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। रिदा बेटा, ओपन सिस्टम इंटरनेशनल नहीं है बेटा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। मोबाइल टाइपिंग का यही नुकसान है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क लेयर। जैसे कि नाम से इसके जाहिर है कि नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग नेटवर्क कनेक्शन। और ये पैकेट्स में जो है वो डाटा करती है, उसको भी हम देख लेते हैं कि पैकेट्स में किस तरह से, पैकेट्स में कौन कौन सी चीज़ जो है ये शामिल होती है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि नेटवर्क लेयर दो ऐसे कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र करती है जो डिफरेंट, अच्छा अगर याद हो तो हमने पढ़ा है प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि हमारे पास जो लेयर है सेशन लेयर, उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो गेट है, गेट पे जो है ये डिवाइस जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, इस्तेमाल होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगी, दो ऐसे, और अगर आपको डिवाइसेस का आइडिया हो, हमने डिवाइसेस पढ़ी हैं कि गेट पे क्या करती है, दो ऐसे सेगमेंट्स को, नेटवर्क के सेगमेंट्स को जोड़ती है जो कि एक ही नेटवर्क का हिस्सा हो। सो नेटवर्क लेयर के अंदर आपके आसानी के लिए बता दूं, अगर आप ये सिर्फ ज़हन में रख लें कि कौन कौन सी डिवाइस जो है वो इसमें इस्तेमाल हो रही है या कौन कौन सी डिवाइस किस किस लेयर पे काम कर रही है, तो आपको उसको समझ आ जाएगी। जो हमारे पास नेटवर्क लेयर है, इस पर इस्तेमाल होने वाली जो डिवाइस है बच्चे, ये है राउटर। और आपको पता है कि राउटर जो है वो दो नेटवर्क्स को आपस में सक्सेसफुली जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो नेटवर्क लेयर जो है दो ऐसे कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र करती है जो डिफरेंट नेटवर्क्स में मौजूद हों। अगर सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही नेटवर्क में हों तो नेटवर्क लेयर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि हम ये कहेंगे कि उस लेयर तक डाटा जो है वो नहीं जाएगा। इस लेयर पर जो काम करने वाली डिवाइसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो हमारे पास होती है राउटर। और इस लेयर के दो बेसिक काम हैं, एक लॉजिकल एड्रेसिंग है और दूसरी राउटिंग है। बच्चे, लॉजिकल एड्रेसिंग के अंदर डाटा को छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन पैकेट्स में जो सेंडर है वो रिसीवर का आईपी एड्रेस जो है वो शामिल कर देता है। आईपी एड्रेस जो है ये इंटरनेट, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आपको याद हो तो हमने इन प्रीवियस लेक्चर्स, जो हमारे पिछले लेक्चर गुजरे, उसमें मैंने आपको बताया कि हर कंप्यूटर जो इंटरनेट पे मौजूद होता है उसको एक यूनिक नंबर जो है वो असाइन कर दिया जाता है, जिससे उस कंप्यूटर की पहचान होती है। हम उस यूनिक नंबर को कहते हैं आईपी, उसका आईपी एड्रेस। सो हमारे पास जो नेटवर्क लेयर है इसका काम मैंने आपको बताया लॉजिकल एड्रेसिंग है और राउटिंग है। लॉजिकल एड्रेसिंग के अंदर ये क्या करता है कि यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है और हर पैकेट को एक यूनिक आईपी एड्रेस जो है वो असाइन कर दिया जाता है। और राउटिंग टेबल एक बनाता है, यानी कि ये फॉर एग्जांपल जितनी डिवाइसेस इसके साथ अटैच्ड हैं डाटा सेंडर जो है, यानी कि ये मल्टीपल नेटवर्क्स के अंदर अगर ये काम कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो नेटवर्क इसके साथ जुड़े हैं तो ये क्या करेगा कि दोनों नेटवर्क जैसे ही डाटा ट्रांसफ़र करेगा, ए नेटवर्क बी नेटवर्क को डाटा ट्रांसफ़र करेगा तो ये उसका आईपी एड्रेस स्टोर करके रख लेगा। इस तरह से ये आईपी एड्रेस का एक राउटिंग टेबल बना लेता है। और फिर जब नेटवर्क ए डाटा ट्रांसफ़र करता है नेटवर्क बी को, तो वो राउटिंग टेबल में से चेक कर लेता है कि उसने बी जो आपके पास नेटवर्क है उसके अंदर किस कंप्यूटर को उसने डाटा सेंड करना है। तो ये काम होता है हमारे पास नेटवर्क
लेयर का, ठीक है। इट मैनेज द डिलीवरी ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन में जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि सेंडर के पास आईपी एड्रेस मौजूद होगा पैकेट के अंदर, तो डाटा लॉस्ट होने का चांस नहीं होगा सक्सेसफुली। सोर्स मैंने आपको बताया सोर्स क्या है। सोर्स इज अ कंप्यूटर दैट सेंड द डाटा ऑन द इंटरनेट। इसको हम सेंडर भी कहते हैं और सोर्स भी कहते हैं। और डेस्टिनेशन कंप्यूटर बच्चे वो कंप्यूटर होता है जो कि डाटा रिसीव करता है। डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल जहाँ पे डाटा पहुँचना होता है। तो नेटवर्क लेयर मेक श्योर करती है कि डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, उससे पहले एक नेटवर्क का कनेक्शन बनेगा, मेंटेन होगा और फिर टर्मिनेट होगा। नेटवर्क लेयर डिटरमिन द लॉजिकल पाथ जैसे कि मैंने आपको बताया बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। एंड देयर मे बी मैनी नेटवर्क्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ से बैठ के किसी अब्रॉड कंट्री में या किसी दूसरे सिटी में ईमेल कर रहे हैं, तो मे बी वो ईमेल जो है वो मैसेज जो है उस आपके कंप्यूटर में और उस कंप्यूटर के दरम्यान में सैकड़ों कंप्यूटर हों जहाँ से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होके जा रहा है, ठीक है। सो एक दो कंप्यूटर्स के दरम्यान में मल्टीपल नेटवर्क्स हो सकते हैं। This layer managed to send data from source computer to destination computer. This is the text, same text जो कि मैंने आपकी बुक से लिया है। तो बच्चे नेटवर्क लेयर की समझ आ गई है। नेटवर्क लेयर क्या करती है? ये दो ऐसे कंप्यूटर के दरमियान में डाटा ट्रांसफ़र करती है जो डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर मौजूद हों। और इसके अलावा इसका क्या काम है? नेटवर्क का कनेक्शन बनाना, मेंटेन करना और उसको टर्मिनेट करना। और ये डाटा को पैकेट्स की सूरत में ट्रांसफ़र करती है। और पैकेट जो है वो हर पैकेट के अंदर आईपी एड्रेस होता है डेस्टिनेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा लिंक लेयर। ये डाटा जो है ये दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइबिलिटी ऑफ फिजिकल लिंक एस्टेब्लिश्ड एज लेयर 1। जैसे कि आपने कहा था कि लेयर 1 हमारे पास फिजिकल लेयर है, तो फिजिकल लेयर जो है आप ये कह सकते हैं कि ये नेटवर्क लेयर से डाटा लेके ये फिजिकल लेयर को ट्रांसफ़र कर देती है हमारे पास डाटा लिंक लेयर। दिस इज अ 6th लेयर अकॉर्डिंग टू योर बुक, या आप ये कह सकते हैं दिस इज द 2nd लेयर अकॉर्डिंग टू योर बुक। डाटा लिंक लेयर प्रीवियस लेयर से पैकेट्स रिसीव करके उनमें फिजिकल एड्रेसेस जो है वो शामिल कर देती है। और आप ये बात जहन में रख लें, छोटी सी डेफिनेशन ये जहन में रख लें कि जब हम एक पैकेट के अंदर उसका एक्चुअल या जो हमारे पास सेंडर है या रिसीवर का फिजिकल एड्रेस हम शामिल कर देते हैं, तो हमारे पास वो बन जाती है पैकेट, बन जाता है फ्रेम। डाटा लिंक लेयर इन फ्रेम्स को, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डाटा लिंक लेयर उन पैकेट्स को या उन फ्रेम्स को इस काबिल बनाती है ताकि वो लोकल मीडिया यानी कि फिजिकल लेयर पे जो डाटा यानी कि जो तार होनी है उस पर वो आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। और जो हमारे पास डाटा लिंक लेयर है उसमें हमारे पास जो इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस हैं, हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट कि डाटा लिंक लेयर जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ना, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसमें सॉफ्टवेयर के तौर पे शामिल होती है। वी कैन से दैट कि नेटवर्क लेयर को ये डाटा लिंक लेयर इस काबिल बनाती है ताकि वो फिजिकल लेयर के मीडिया को, उसके डाटा को, उसके मीडिया को एक्सेस कर सके और उसका डाटा ट्रांसफ़र कर सके। इसका काम है जी फ्रेमिंग। डाटा लिंक लेयर डिवाइड्स द स्ट्रीम इनटू बिट्स, मैनेजेबल बिट्स, उनको हम कहते हैं फ्रेम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैकेट्स के अंदर जब आप फिजिकल एड्रेसेस शामिल कर देंगे तो आपके पास बन जाएगी फ्रेम। नेक्स्ट इसका काम है फ्लो कंट्रोल। में भी जो सेंडिंग कंप्यूटर है उसका जो फ्लो है वो रिसीविंग कंप्यूटर से ज़्यादा हो, तो ये इस तरह का मैकेनिज्म अप्लाई करती है ताकि डाटा लॉस्ट ना हो, ठीक है। सो ये मैकेनिज्म इस तरह के अप्लाई करती है कि हमारे पास जो डाटा है वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाए। मे भी जो रिसीविंग कंप्यूटर है उसकी स्पीड सेंडिंग कंप्यूटर से ज़्यादा है। जैसे आपको मिसाल दूँ कि जो सर्वर मेन फ्रेम कंप्यूटर जो गूगल पे के जो सर्वर है उनकी स्पीड काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो लोकल कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं उनकी निस्बत। तो हम ये कह सकते हैं कि डाटा लिंक लेयर जो ये सक्सेसफुली डाटा जो है वो फिजिकल लेयर तक पहुंचाने का काम होती है। तीसरा इसका काम है एरर कंट्रोल। ये जो डैमेज हो जाती हैं फ्रेम्स उनको हम ये कह सकते हैं कि दो काम करती हैं। जो फ्रेम्स डैमेज हो गई हैं, एक तो उनको
सेंड कर सकती है, और इसके अलावा जो डैमेज हुई है या लॉस्ट हुई है। दूसरा इसका काम है कि एक फ्रेम जो है वो मल्टीपल टाइम भी ट्रांसफ़र ना हो, ये भी काम है डाटा लिंक लेयर का। एक्सेस कंट्रोल में ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो डिवाइसेस एक ही कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, तो ये जो डाटा लिंक लेयर है ये डिसाइड करेगी कि किस डिवाइस को एक वक्त में लिंक पे एक्सेस देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा लिंक लेयर है, इसका जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होती है। और इसके अलावा इसमें हम ये कह सकते हैं कि डाटा लिंक लेयर जो है ये पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज़ करती है, और इसमें जो इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस हैं ये स्विचेस हैं, ब्रिज है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल लेयर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फिजिकल लेयर है ये हमारे पास जो फिजिकल मीडियम है उससे बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड होती है। ये बॉटम लेयर है ओएसआई मॉडल की, और ये डाटा को बिट्स की सूरत में नेटवर्क के ऊपर सिग्नल्स की सूरत में ट्रांसफ़र करती है। वो फिजिकल तार भी हो सकती है, तार के थ्रू भी, और वायरलेस कनेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल के जो बिट्स हैं जो 0 1 हैं वो फिजिकल मीडियम पे किस तरह से सेंड होंगे और किस तरह से रिसीव होंगे, ये भी फिजिकल लेयर का काम है। और फिजिकल लेयर क्या करती है, हम ये कह सकते हैं कि दोनों साइडों पे जो फिजिकल लेयर है ये कनेक्शन बना कर रखती हैं। वो ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल हमारे पास तार है, फाइबर ऑप्टिक्स तार के थ्रू भी हो सकता है, कॉपर वायर भी हो सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि सिग्नल्स के थ्रू भी डाटा ट्रांसफर हो सकता है। और हमारे पास फाइबर ऑप्टिक या दूसरी जो हमारे पास कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड डिफरेंट किस्म की वायर्स हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं, तो उनका क्लोजली कनेक्शन जो है ये फिजिकल लेयर के साथ होता है। फिजिकल लेयर जो है ये मीडिया की करेक्टरिस्टिक्स कि किस टाइप का मीडियम होगा, यानी कि किस तरह से उसके ऊपर डाटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। दूसरा, उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो बिट्स की किस तरह से ट्रांसफ़र होंगी, क्या पैरेलल होनी है या सीरियल जो है वो होगी, या इनकोडिंग हम कौन सी यूज़ करेंगे, ये भी फिजिकल लेयर में डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट डाटा ट्रांसफ़र रेट है, ये भी डिसाइड करता है कि एक वक्त में कितने नंबर ऑफ बिट्स जो हैं ये ट्रांसफ़र होंगी, एक सेकंड के अंदर कितने बिट्स या बाइट्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगी। ये डाटा रेट भी जो है ये फिजिकल लेयर ही डिसाइड करती है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन मोड है। ट्रांसमिशन मोड किस तरह का होगा, सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स होगा। आपके आसानी के लिए बता देती हूँ। सिंप्लेक्स मोड बच्चे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वो होता है जिसमें डाटा सिर्फ जा रहा होता है, या फिर डाटा सिर्फ आ ही रहा होता है। ठीक है, ये यहाँ डाटा सिर्फ जा सकता है या सिर्फ डाटा आ सकता है। इसकी मिसाल हमारे पास टीवी एंटीना है, इसको हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड है, इसमें डाटा जा भी सकता है, आ भी सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम। इसकी मिसाल हमारे पास इंटरनेट सर्फिंग है। इंटरनेट पे जो हम सर्च करते हैं कि हमने रिक्वेस्ट सेंड की, उसके बाद रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर हमें रिक्वेस्ट पहुंचेगी, उसके बाद रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी। डाटा जा भी सकता है, आ भी सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम। और नेक्स्ट हमारे पास है फुल डुप्लेक्स मोड है। बच्चे ये इसमें डाटा आ भी सकता है, जा भी सकता है सिमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड। सो फिजिकल लेयर डिसाइड करती है ट्रांसमिशन मोड कि कौन सा ट्रांसमिशन मोड जो है वो इस्तेमाल होगा। तो ये तो बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर था। ये थोड़ा चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा रफ कह सकते हैं, फर्स्ट ईयर के लिहाज से थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा था, ये इतना टफ नहीं है। लेकिन आप इस तरह से है कि आपके लेक्चर्स ये जो हमने अभी दिए हैं यही लेक्चर आपके दोबारा क्लास में भी होंगे, चाहे आपने 5-6 चैप्टर भी पढ़ लिए हैं। अभी हमने सिर्फ 2 चैप्टर कवर किए हैं। सो आई होप कि आपको जितना हमने आज तक पढ़ा है उसकी समझ आ चुकी होगी। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज आज ऑनलाइन में लास्ट लेक्चर है, कंप्यूटर का लास्ट लेक्चर है आपका, क्योंकि वैसे तो आपके फ्राइडे तक लेक्चर जो है वो होंगे। जी बच्चे, इसको लॉन्ग में भी कर सकते हैं आप और शॉर्ट के तौर पे भी आ सकता है, दोनों लिहाज से इम्पोर्टेंट। और ज़ाहिर है फिर इंशाल्लाह जैसे ही क्लासेस अगेन स्टार्ट होंगी तो
गर्ल्स जो हैं उनकी क्लासेस गर्ल्स कैंपस में होंगी, बॉयज़ की बॉयज़ कैंपस में होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुल्क के हालात ठीक कर दे, और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।